अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीक से हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, जो कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से रिलेटेड है, इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसका लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। पुराने रवायती और आजकल कंटेम्प्रेरी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस कौन से हैं। जैसा कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस जो हैं उन्हें डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पुराने रवायती डिज़ाइन कौन से हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के, और कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डिज़ाइंस कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी ट्रेडिशनल डिज़ाइन से। रवायती डिज़ाइन, पुराने डिज़ाइंस कौन से थे। सबसे पहला ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, दैट इज़ सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब सादा सा ढांचा ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब है जी लो डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन ज़्यादा ना हो। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हो। स्पैन ऑफ कंट्रोल आप समझते हैं, एक एम्प्लॉय के अंडर नंबर ऑफ़ वर्कर्स काम कर रहे हों, तादाद के लिहाज से नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हों। देन सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का मतलब है जी जिसमें फ़ैसला साजी का इख्तियार जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होता है। सारे देखें जी एलिमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी किसे कहते हैं, फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से जो हमने 6 की एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, तो इन सब पॉइंट्स को हम वहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन ज़्यादा नहीं होती, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है, एक एम्प्लॉय के अंडर ज़्यादा तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं, उसके सबॉर्डिनेट्स ज़्यादा होते हैं। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का मतलब है जिसमें फ़ैसला साजी का इख्तियार जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होता है। जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, मिडिल लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, उनको पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती फ़ैसला साजी में। फिर लिटल फॉर्मलाइजेशन, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं ना स्ट्रिक्ट हों, तो उसका नहीं लो फॉर्मलाइजेशन है। मतलब यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन लो होने का मतलब ये है जी जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं होते, ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हो, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो और लिटल फॉर्मलाइजेशन हो, ऐसे स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर की डिटेल भी आप नीचे देख सकते हैं। यह सिंपल स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन विद लो डिपार्टमेंटलाइजेशन, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी सेंट्रलाइज होती है ना सिंगल पर्सन, एक पर्सन जो है वो फैसला करता है, बाकी सारे उस पर अमल करते हैं। एंड द लिटल फॉर्मलाइजेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़्यादा पाबंदी नहीं की जाती। इट्स स्ट्रेंथ, इसका फ़ायदा ये है कि ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, स्पीड से वर्क परफॉर्म होते हैं। देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब सेंट्रलाइज अथॉरिटी होगी ना, हायर लेवल फैसला करेगी और नीचे सबको उसे फॉलो करना, तो ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी को शो करता है। और इससे स्पीडीली वर्क एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म होती हैं। लो कॉस्ट टू मेंटेन, जब देखें वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, एक बॉस होगा, ज़्यादातर लोग उसके जो सबॉर्डिनेट होंगे, तो लो कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की हो जाएगी। इट्स मेजर ड्रॉबैक इज़ दैट इट्स मोस्ट इफेक्टिव इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कि ये सिंपल स्ट्रक्चर सिर्फ वर्केबल होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में। अब सिंपल स्ट्रक्चर का क्योंकि ये ड्रॉबैक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती है, जब डे बाय डे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, उसका साइज़ लार्ज होता चला जाता है, द स्ट्रक्चर टेंड्स टू बिकम मोर स्पेशलाइज एंड फॉर्मलाइज। तो आपको उसके स्ट्रक्चर को बदलना पड़ता है, सिंपल से मॉडर्न बनाना पड़ता है, एडवांस बनाना पड़ता है, आपको स्पेशलाइजेशन लेकर आनी पड़ती है, आपको ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करना पड़ते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ जाता है, लोगों की तादाद बढ़ जाती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए। व्हेन कॉन्टीजेंसी फैक्टर फेवर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक और मैकेनिस्टिक डिज़ाइन, तो आपको फिर सिंपल से ब्यूरोक्रेटिक या मैकेनिस्टिक डिज़ाइन की तरफ मूव करना पड़ता है। सिंपल से जब आप ब्यूरोक्रेटिक या मैकेनिस्टिक डिज़ाइन की तरफ मूव करेंगे तो यू हैव 2 ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है जी फंक्शनल स्ट्रक्चर।
तो सिंपल स्ट्रक्चर के जो ड्रॉबैक्स थे, या जब आप समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है बड़ी क्रिटिकल होती है, जहाँ पर बड़ी स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड हो, या ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी बड़ी ज़रूरी हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वेपन इंडस्ट्री है, या आप कोई सीक्रेट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, या जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए ISI है ऐसा डिपार्टमेंट, तो ऐसे इदारे जहाँ पर वर्क बड़ा क्रिटिकल नेचर का होता है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ जाता है, आपको वहाँ पर स्पेशलाइजेशन लेकर आना पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं, जैसे आर्मी में, पुलिस में होते हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि हर डिपार्टमेंट अपना स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म करे। अकाउंट्स हैं तो अकाउंट्स के लोग वहाँ पर काम करें, फिर इस तरह मार्केटिंग है, सेल्स है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट रिसर्च है। अब हर डिपार्टमेंट वाइज अपनी एक्टिविटीज़ को एलोकेट कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टास्क। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन के ज़रिए डिपार्टमेंट्स बनाकर एक्टिविटीज़ को एलोकेट कर दिया जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शन का मतलब ये है जी कि आप डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। अब डिपार्टमेंट्स का मतलब कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो ये सेकंड फॉर्म है जी। सिंपल से जब आप मूव करेंगे, सिंपल के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको कवर करने के लिए, तो वन ऑप्शन एक्सटेंड्स फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन इनटू द फंक्शनल स्ट्रक्चर विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन दैट ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज़ टुगेदर। जहाँ पर क्या होता है जी, जो एक जैसे वर्किंग रखने वाले लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए एक ग्रुप, एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जहाँ पर उनसे रिलेटेड टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट रिसर्च, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये सेम नेचर के काम करने वाले लोगों को एक डिपार्टमेंट में रख दिया जाता है, ताकि वर्क एक्टिविटीज़ में स्पेशलिटी आए, वर्क एक्टिविटी आपकी ज़्यादा बेहतर हो जाए। इसी में ही नेक्स्ट ऑप्शन है जी डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिवीजन बना देते हैं बेस्ड ऑन देयर टेरिटरी या बेस्ड ऑन देयर वे ऑफ डूइंग वर्क। सेम नेचर के वर्क के लिए आप डिविजन्स बना देते हैं। अब डिविजन्स का मतलब ये है कि आप एरिया वाइज डिवीज़न बना सकते हैं। एरिया वाइज डिवीज़न बनाने का मतलब है जी, ये नॉर्थ रीजन की डिवीज़न आप बना दें, साउथ रीजन की डिवीज़न बना दें, पंजाब के लिए पंजाब में, फर्दर जनूबी पंजाब के लिए, सेंट्रल पंजाब के लिए, फिर कैपिटली जो सिटीज़ हैं उनके लिए अलग बना दें, फेडरल के लिए अलग हो, पंजाब सिंध के लिए अलग हो। तो डिवीज़न की बेस पर इख्तियारात दे देना, हर डिवीज़न के मैनेजर को अथॉरिटी एलोकेट कर देना, अथॉरिटी डेलीगेट कर देना। फिर वो जो बिज़नेस यूनिट्स हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स में आपने बिज़नेस को डिवाइड कर दिया, डिविजनल स्ट्रक्चर बना दिए, वो जो है उनके पास ऑटोनॉमी होती है, लेकिन वो ऑटोनॉमी लिमिटेड इख्तियारात होते हैं कि वो अपने डिवीज़न में जो चाहें वो कर सकते हैं विद द कंसल्टेशन और विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पेरेंट कॉरपोरेशन। अब ये समझ लें जिस तरह ब्रांचेस बना देना, डिविजनल स्ट्रक्चर को इस तरह से समझ लें, कंपोज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट, मतलब छोटे छोटे सेपरेट बिजनेस यूनिट्स बना देते हैं आप, ब्रांचेस बना देते हैं, डिविजन्स बना देते हैं विद लिमिटेड ऑटोनॉमी, उनको महदूद इख्तियारात दे देते हैं अंडर द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पेरेंट कॉरपोरेशन। लेकिन वो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल जो है वो पेरेंट मतलब हेड ऑफिस, जो मेन बिज़नेस आपका यूनिट है वहाँ से ही कंट्रोल किए जा रहे होते हैं और उसके मदद के साथ ही चल रहे होते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ ही चल रहे होते हैं। तो उसको हम कहते हैं ये डिविजनल स्ट्रक्चर्स हैं जी। तो ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना। द अदर ऑप्शन इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ऑटोनोमस एंड सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स का मतलब है उन्हें खुद मुख्तार छोटे छोटे यूनिट्स में आप बिज़नेस को डिवाइड कर देते हैं ताकि वर्क एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रोफेशनली, ज़्यादा स्पीडीली, ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके। तो ये तीन थे जी ट्रेडिशनल डिज़ाइन, सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। लेट्स मूव टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज। कंपैरिजन हम करते हैं जी कि इन स्ट्रक्चर्स के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह ये विजिबल हो जाए।
तो ये डिफरेंस है जी बिटवीन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज ट्रेडिशनल डिज़ाइन। सिंपल स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये फास्ट होता है, इसमें फ़ास्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, कोई भी ऑर्डर कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है उसकी इंप्लीमेंटेशन बड़ी फास्ट होती है, फ्लेक्सिबल, इसको टाइम के लिहाज से चेंज करना आसान है, इनएक्सपेंसिव टू मेंटेन, इसमें कॉस्ट कम स्पेंड होती है, क्लियर अकाउंटेबिलिटी होती है, इख्तियारात जो उसको दिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाती है उसके बारे में ज़्यादा आसानी से एहतसाब किया जा सकता है, जवाबदेही की जा सकती है। इसकी वीकनेस ये है कि ये बड़े बिजनेस यूनिट्स के लिए सूटेबल नहीं है, नॉट अप्रोप्रिएट एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज। जैसे बिज़नेस बढ़ता है उसका साइज़ बढ़ता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। रिलायंस ऑन वन पर्सन इज़ रिस्की। अब सिंपल स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि सारे फैसले जो हैं वो एक शख्स करता है ऑर्गेनाइजेशन के, जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। अब एक पर्सन पर रिलाई करना ये रिस्की होता है कि उससे गलत फ़ैसले भी हो जाते हैं, उसकी जजमेंट गलत हो सकती है, फिर उसके ना होने, उसकी एब्सेंस में ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। तो ये इसकी वीकनेस है सिंपल स्ट्रक्चर की। फंक्शनल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या है? ये कॉस्ट सेविंग एडवांटेजेस फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, कॉस्ट सेविंग है लेकिन आप फ़ायदा उठा सकते हैं स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब एक्टिविटीज़ को स्पेशलाइजेशन की बेस पर, लोगों की स्किल्स की बेस पर डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है तो इससे आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं, इससे आप बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छे आउटकम ले सकते हैं। एंड एम्प्लॉयज़ आर ग्रुप विद अदर हु हैव सिमिलर टास्क, और एक जैसे टास्क परफॉर्म करने वालों को एक डिपार्टमेंट में, एक ग्रुप में, एक फंक्शन में रखा जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इसकी वीकनेस ये है जी कि जब आप फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग अपने डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड हो जाते हैं। वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं ना, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की सक्सेस और फेलियर और टारगेट को अचीव करने में लग जाते हैं। उनको कंसर्न उनका ख़त्म हो जाता है, उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, उनकी अटेंशन वीक हो जाती है टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Pursuit of functional goals can cause manager to lose sight of what's best for overall organization। मतलब जो आपकी माइंड में एक साइकी है ना वो चेंज हो जाती है, आप ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, आपको सिर्फ अपनी पड़ जाती है, अपने डिपार्टमेंट की पड़ जाती है। फंक्शनल स्पेशलिस्ट बिकम इंसुलेटेड एंड हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर यूनिट्स आर डूइंग। बाकी यूनिट्स, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे वो कंसर्न नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही कंसर्न हो जाते हैं, उसके बारे में ही फोकस्ड हो जाते हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के आप समझ लें कि जो गोल्स अचीवमेंट है उसको जो है वो पुअर कर देते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है जी? फोकस ऑन रिजल्ट्स। डिविजनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन टू देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हर किसी को अपने अपने डिवीज़न दे दी जाती है, इलाका दे दिया जाता है, टेरिटरी दे दी जाती है जिसमें वो फोकस होकर काम करते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, आपको डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। आपको समझ लें कि सेल्समैन ज़्यादा रखने पड़ते हैं, आपको जो स्ट्रक्चरल आप देखें तो आपको आउटलेट्स ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है। मार्केटिंग मैनेजर ज़्यादा रखने पड़ते हैं, सेल्समैन ज़्यादा रखने पड़ते हैं, मैनेजर ज़्यादा हायर करने पड़ते हैं। तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज इंक्रीजेस कॉस्ट एंड रिड्यूसेस एफिशिएंसी। तो ये हमने कंपैरिजन किया जी ऑर्गेनाइजेशन के जो 3 ट्रेडिशनल डिज़ाइन हमने डिस्कस किए थे। सिंपल स्ट्रक्चर था जिसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर और फिर डिविजनल स्ट्रक्चर, तो उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कंपैरिजन हमने कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव टू द कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस कौन से हैं? मॉडर्न, या आप समझ लें कि जो ट्रेडिशनल से हटकर अदर डिज़ाइंस कौन से हैं। तो कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में 4 ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन हम डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इज़ टीम स्ट्रक्चर, सेकंड इज़ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, थर्ड इज़ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज़ बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन और मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, जो कि बाउंड्री लेस होती हैं, जिसमें डिज़ाइन जो है उसकी बाउंड्री नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में टीम स्ट्रक्चर। टीम स्ट्रक्चर का मतलब है ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टीम्स बना दी जाती हैं, वर्क ग्रुप्स बना दी जाते हैं, सेल्फ मैनेज टीम बना दी जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स बना दी जाती हैं।
ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के, हर ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को समझने वाले लोग होते हैं, उनकी एक कंबाइंड एक जॉइंट टीम बना दी जाती है जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, मीट करते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं या जो फ्यूचर कंसर्न्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और वे आउट जो हैं वो बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करे, कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम स्ट्रक्चर में पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पेशलिस्ट्स जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे बनाई गई होती है। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेड अप ऑफ वर्क ग्रुप्स की शक्ल में लोगों को बनाया होता है। सेल्फ मैनेज टीम्स, उनमें सेल्फ मैनेज टीम्स भी होते हैं जिनको लोग खुद जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। फिर एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ को इख्तियार दे दिया जाता है कि वो टीम बनाएं और टास्क को परफॉर्म करें। तो टीम स्ट्रक्चर क्या है? वन ऑफ द न्यूअर कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन इन द टीम स्ट्रक्चर which is an organizational structure made up of work group or teams that perform the organization's work, जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो टीम स्ट्रक्चर जो है वो कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है। नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर भी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है जिसमें जाहिर सी बात है जो ओवरऑल अप्रोच है तो वो यही है कि हर जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे से डिफरेंट ना हो, हर कोई इंडिविजुअली काम ना करे, सेपरेट डिवीज़न ना बनाई जाएँ, फंक्शंस ना बनाए जाएं, बल्कि मिलकर काम किया जाए टीम्स की शक्ल में। तो इसमें भी ऐसा ही है जी। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है जी, डिफरेंट फंक्शनल एरिया, डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको असाइन कर दिया जाता है प्रोजेक्ट। कोई भी स्पेशल टास्क, कोई भी प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किया गया हो, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन पर मुश्तमिल एक टीम बना दी जाती है, एक ग्रुप बना दिया जाता है, और उनको कहा जाता है भाई आप ये प्रोजेक्ट जो है वो उसे कंप्लीट करें। और प्रोजेक्ट के आमतौर पर मैनेजर्स होते हैं, और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स पार्टिसिपेंट हैव 2 मैनेजर, आमतौर पर इनके 2 मैनेजर होते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो हर डिपार्टमेंट से जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको एक ख़ास प्रोजेक्ट देने के लिए इकट्ठा किया जाए और उनकी एक टीम बना दी जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नहीं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। टीम स्ट्रक्चर तो है जो ओवरऑल पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हर वक्त ग्रुप्स की शक्ल में होती है जिसमें डिफरेंट स्किल्स रखने वाले लोगों का ग्रुप होता है। जबकि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है जी, आपने हर डिपार्टमेंट से स्पेशलिस्ट को लेकर जो टास्क है, जो प्रोजेक्ट है, उसे कंप्लीट करने के लिए जो है वो असाइनमेंट उनको दी होती है। उसके बाद आ जाए जी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी देखिए कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन ही है जिसका मकसद है जी ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम्स बनाई जाती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों की, उनको एक प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह कॉन्टीन्यूसली प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी को एक प्रोजेक्ट समझ लिया जाता है, हर टास्क को एक प्रोजेक्ट समझ लिया जाता है, और टीम्स जो बनाई जाती हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पर काम करती हैं वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद उन्हें दूसरा प्रोजेक्ट, फिर तीसरा प्रोजेक्ट, इस तरह मूविंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट, कॉन्टीन्यूसली वो डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कहलाता है जहाँ पर वर्क जो है वो प्रोजेक्ट के लिहाज से असाइन किया जाता है, एक्टिविटी के लिहाज से, टाइप ऑफ टास्क के लिहाज से जो ड्यूटीज़ हैं वो असाइन की जाती हैं। एम्प्लॉय वर्क कॉन्टीन्यूसली ऑन प्रोजेक्ट्स मूविंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट एज ईच प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड। जैसे ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उनको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भेज दिया जाता है, दैट इज़ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं, बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है तीनों के दरमियान में। मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड अदर वेरिएशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, देखें दोनों का फैक्ट सेम है। मैनी ऑफ टूडेज ऑर्गेनाइजेशन डील विद वर्क एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइम रिक्वायरमेंट एंड मैग्नीट्यूड। हर ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, उनकी नेचर डिफरेंट होती है, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। वन ऑफ दीज अरेंजमेंट इज़ अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से एक अरेंजमेंट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है विच असाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, जो डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट से स्पेशलिस्ट को लेती है टू वर्क ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट बीइंग लेड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर, जो एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और हर प्रोजेक्ट को एक मैनेजर जो है वो लीड कर रहा होता है। और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में आमतौर पर 2 मैनेजर्स बनाए जाते हैं।
अनदर ऑफ दीज डिज़ाइन, इसी से रिलेटेड एक अदर डिज़ाइन है जिसको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, विच इज स्ट्रक्चर इन विच एम्प्लॉयज़ आर परमानेंटली असाइन टू द प्रोजेक्ट। उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में तो ऑफ एंड ऑन प्रोजेक्ट मिलता है ना, प्रोजेक्ट मिला फिर अपनी रूटीन एक्टिविटी में आ गए, फिर कोई प्रोजेक्ट आया फिर अपनी एक्टिविटीज़ में आ गए। जबकि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में तो कॉन्टीन्यूसली जो टास्क है वो प्रोजेक्ट की बेस पर असाइन किए जाते हैं। तो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन में हमने जो ये 3 डिज़ाइन पढ़े हैं, टीम स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इनका ज़रा कंपैरिजन हम देख लें, इनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हवाले से। तो आप इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं जी। तो जो टीम स्ट्रक्चर है इसका, चलें इसको पढ़ने से पहले, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने से पहले हम पहले बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन जो 4th स्ट्रक्चर है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर चारों के इकट्ठे हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसा कि मैंने आपको बताया था कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन जो है वो 4 तरह के हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसमें एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, देन हमने टीम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जी बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से जाहिर है कि यहाँ पर बाउंड्री नहीं होती, डिपार्टमेंट्स की, डिविजन्स की, फंक्शनल एरियाज़ की जो लिमिटेशंस होती हैं ना, कि एम्प्लॉय सिर्फ एक डिपार्टमेंट में रहेगा या ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट में रहेगी, ये इशू यहाँ पर नहीं होता। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी बाउंड्री सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिल्डिंग के अंदर जो मुलाजमीन हैं, एक बिल्डिंग के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं या एक कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी इनके लिंकेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, डीलिंग्स होती हैं, फिर जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है। हम इसको डिस्कस करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप इसकी मीनिंग भी समझ जाएंगे। अ फ्लेक्सिबल एंड एन अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, बड़ा फ्लेक्सिबल है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है जिसमें ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है, इसका एक ढांचा नहीं है, लिमिट्स नहीं है। दैट इंटेंडेड टू ब्रेक डाउन एक्सटर्नल बैरियर, जो अपने हदूद को क्रॉस कर लेता है, अपने एक स्ट्रक्चर, एक लिमिट से बाहर चला जाता है। बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर एंड सप्लायर, और इसके लिंकेजेस अपने कस्टमर के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक होता है। उनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। देखिए जैसा कि एक बाउंड्री, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बाउंड्री है ना, जैसा कि आपने पढ़ा, वो तो अपने डिपार्टमेंट्स के साथ काम करेगी, जैसे अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करेगी। लेकिन जो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बाउंड्री नहीं होती, इनका लिंक होता है अपने सप्लायर के साथ, अपने कस्टमर के साथ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जैसे हमने एक बाउंड्री वाली ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, विद बाउंड्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स के साथ काम नहीं कर सकती। ये बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, इदारे हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर, उनके बगैर काम नहीं कर सकती। कैसे? इनका लिंक होता है उनके साथ। अगर वो इन्हें सप्लाई ना करें तो ये प्रोडक्शन नहीं कर सकते, अगर वो इन्हें सर्विस ना प्रोवाइड करें तो इनकी प्रोडक्ट तैयार नहीं होती। जैसा कि आप एक डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हर डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकेगी। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन के ये लिंकेजेस आउटर पार्टीज़ के साथ होते हैं। कैसे होते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। इतना समझ लें कि बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ताल्लुक आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर, उनके साथ लिंक होता है। जब तक वो इसको हेल्प आउट ना करें, इसको असिस्ट ना करें, तब तक इस ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार नहीं हो सकती। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन रिमूव्स इंटरनल हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज, इसके अंदर जितनी भी हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज़ हैं, हॉरिजॉन्टल आप समझते हैं, स्ट्रेट लाइन जो है, पैरेलल लाइन जो है, उसको रिमूव कर देती है। एलिमिनेट द चेन ऑफ कमांड, इसमें कोई ख़ास चेन ऑफ कमांड नहीं होती। चेन ऑफ कमांड आप समझते हैं कौन किसको जवाबदेह है, उसकी एक चेन होती है, उसका एक लिंक होता है। हैज़ लिमिटलेस स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोई मखसूस नहीं होता कौन किसको जवाबदेह है, लिमिटलेस स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। यूजेस एम्पावर टीम रादर दैन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट की बजाय इन्होंने अपने मेंबर्स को एम्पावर ताकत दी होती है, इख्तियारात दिए होते हैं। एलिमिनेट एक्सटर्नल बाउंड्रीज़, एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ को ये एलिमिनेट कर देती है, ख़त्म कर देती है।
यूजेस वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब है यहाँ दूर तक लोगों के साथ कनेक्शन होता है, नेटवर्क होता है, राब्ते होते हैं, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं टू गेट क्लोजर टू द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब है जितने भी आउटसाइड पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर का मतलब है एवरी पार्टी, स्टेक होल्डर कहा जाता है हर उस इदारे को, हर उस शख्स को जिसका कंपनी के साथ लिंक होता है, जिसको कंपनी के फ़ैसलों से असर होता है, फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर आप एक कंपनी ले लें तो एक कंपनी के साथ उसका ताल्लुक़ उसके कस्टमर का भी है, उसके सप्लायर्स का भी है, उसके बैंक्स का भी है, गवर्नमेंट के इदारों का, टैक्स अथॉरिटी का भी है, फूड डिपार्टमेंट का भी है, SECP का भी है। डिफरेंट पार्टीज़ के साथ एक बिज़नेस का लिंक होता है, एक बिज़नेस के फ़ैसलों का डिफरेंट पार्टीज़ पर इम्पैक्ट होता है, तो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं हर वो पार्टी जिसका कंपनी के साथ लिंक हो, कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट हो। Another approach to the organizational design is boundaryless organization, which describe an organization whose design is not defined by or limited to the horizontal, vertical और external boundaries, जिसमें ना तो vertically कोई boundary होती है, ना horizontally कोई boundary होती है, imposed by the predefined structure। predefined structure जैसा कि already defined होता है भाई कि ये structure होगा, ऐसा कोई structure boundaryless organization में नहीं होता। तो फिर बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है जी, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले नेटवर्क वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कोर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़, जिसमें कुछ लोग तो मुस्तकिल बुनियाद पर काम कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेम्परेरीली कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने आते हैं या ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वापस चले जाते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते। ये वर्चुअली काम करते हैं, मतलब जहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं या कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आप प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, आप ऑनलाइन ही उनसे सर्विसेज लेते हैं और आगे वही कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कोर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़ एंड दैट हैज़ टेम्परेरीली हायर्स, आर्जी बुनियाद पर ये हायर करते हैं स्पेशलिस्ट को टू वर्क ऑन अपॉर्चुनिटीज़ दैट अराइज। जैसे ही इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो ये अपॉर्चुनिटी लोगों को ऑनलाइन हायर करते हैं, लोगों को उनसे सर्विस लेते हैं, वो आगे कस्टमर को डिलीवर करते हैं और इस तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं। से फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उसके पास सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसने फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी प्रॉब्लम कोई कस्टमर उनसे डिमांड करता है भी उसकी सॉल्व कर दें, उसको ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जिसके लिए कंपनी के अपने पास जो है वो स्किल्स नहीं होती, इन हाउस एबिलिटी नहीं होती, तो कंपनी क्या करती है, हायर करती है ऑनलाइन लोगों को, उनसे वो स्किल जो है उनसे वो सॉफ्टवेयर बनवाती है, उसके आगे कस्टमर को सेल करती है और अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो वर्चुअली काम करती हैं, ऑनलाइन भी काम करती हैं और इनका लिंक भी होता है ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। कैसे ऑर्गेनाइजेशन को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आप स्ट्रक्चर बताएं तो इस स्ट्रक्चर में जाहिर सी बात है परमानेंट एम्प्लॉय भी आएंगे और वो भी सब लोग आएंगे जिनसे आपने सर्विसेज ली हैं। इस तरह नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो इसकी फिनिश प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती हैं, जिनको ये एक्सटर्नल सप्लायर से किसी और इंडस्ट्री से ख़रीद कर अपनी प्रोडक्ट के अंदर शामिल करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी क्या करती है, उसकी बॉडी, उसकी सब कुछ, उसकी प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ खुद करती है, लेकिन उसके अंदर जो मोटर लगती है वो चाइना से इंपोर्ट करती है। वो चाइना से इंपोर्ट मोटर करके अपनी वॉशिंग मशीन की बॉडी में लगाकर वो मार्केट में सेल कर देते हैं, या पाकिस्तान में कहीं से वो मोटर ख़रीदते हैं और वो जो वॉशिंग मशीन के अंदर टप होता है, रूटर होता है, वो ख़रीदते हैं, उसको अपनी जो वॉशिंग मशीन की जो एक उन्होंने आउटर बनाया होता है, बॉडी बनाई होती है, उसके अंदर फिट करते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। कुछ प्रोडक्ट के कुछ हिस्से खुद बनाए, कुछ मार्केट से लिए और उन्हें बेच दिया। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क देखें आप कि उन्होंने अपने इन हाउस भी नेटवर्क है और आउटसाइड जो सप्लायर है जिनसे वो बनी बनाया पार्ट लेते हैं और अपनी बॉडी में फ़िक्स कर देते हैं, अपनी प्रोडक्ट में फ़िक्स कर देते हैं। अब वो भी इनके नेटवर्क का हिस्सा है, इनके स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्योंकि उनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन की फिनिश प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती। इस वजह से इसको क्या कहते हैं कि ये बाउंड्री लेस है, कि ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी लोग इनके लिए काम कर रहे होते हैं, इदारे काम कर रहे होते हैं, ये सर्विसेज ले रहे होते हैं।
अ स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्सेज इट्स मेजर बिजनेस फंक्शंस, जो आउटसोर्स करती है इसके मेजर बिजनेस फंक्शंस को, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग को, इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट इट डज बेस्ट, ताकि ये जो कुछ ये स्पेशली कर सकती हैं ये वो करते हैं, और बाकी जो एबिलिटी इनमें नहीं होती, जो स्किल इनके पास नहीं होती, जो फैसिलिटी इनके पास नहीं होती, ये वो आउटसाइड पार्टी से परचेज़ कर लेते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेटवर्क के मुकाबले में मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ असेंबलिंग का काम करती है, पार्ट्स को जोड़ने का काम करती है। इनके सारे पार्ट्स ये सिर्फ अपने नाम की बुनियाद पर मार्केट में सर्वाइव कर रहे होते हैं। ये एक नाम डिसाइड करते हैं और प्रोडक्ट की ईच एंड एवरीथिंग आउटसाइड सप्लायर से हासिल करते हैं, उसको सिर्फ असेंबल करते हैं और मार्केट में अपने नाम से बेच देते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस आउटसाइड सप्लायर्स टू प्रोवाइड प्रोडक्ट कंपोनेंट्स फॉर इट्स फाइनल असेंबली ऑपरेशंस, सिर्फ असेंबली का काम करते हैं। एक फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, वो क्या करता है, वो मार्केट से धागा ख़रीदता है, धागा ख़रीद कर वो एक फैक्ट्री में जाता है और कहता है जी मुझे इसमें रॉ कॉटन बना दें, वो उसे रॉ कॉटन बनाते हैं, जैसे पावर लूम्स वाले रॉ कॉटन बनाते हैं, धागे से जो है वो कॉटन रॉ फॉर्म की बनाते हैं। वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो धागा ख़रीदता है मार्केट से, उसको एक पावर लूम के पास ले जाता है, ऐसे जी रॉ कॉटन में बदल दें। वहाँ से रॉ कॉटन उठाई, एक टेक्सटाइल मिल में ले गया, उन्होंने कहा जी मुझे ये डिज़ाइन प्रिंट कर दें, और डिज़ाइन प्रिंट होने के बाद पैकिंग करते वक्त अपना नाम ऊपर प्रिंट करवा लिया। तो ये क्या है, ये मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। खुद कुछ भी तैयार नहीं किया, सिर्फ क्या किया, असेंबली का काम किया, चीज़ें इकट्ठी की, उनको आपस में जोड़ा, ऊपर अपना टैग लगाया और मार्केट में सेल कर दिया। अब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ज़रा इमेजिन करें कि कौन इनका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, कौन मिडिल लेवल है, कौन फर्स्ट लाइन मैनेजर है। ये तो आउटसाइड से भी जो है वो सर्विसेज ले रहे होते हैं, वो सब भी इनके स्ट्रक्चर का हिस्सा होना चाहिए। स्ट्रक्चर में वो सब है ना जो ऑर्गेनाइजेशनल टास्क परफॉर्म करते हैं। तो जो मैंने अभी एग्जांपल आपके सामने रखी उस बिजनेसमैन की, कि जो धागा ख़रीदता है वो किसी पावर लूम्स वाले से कोड़ा उसे रॉ कॉटन में बदलवा लेता है, फिर रॉ कॉटन लेता है, उसको टेक्सटाइल मिल में ले जाता है, वहाँ से कहता है मुझे प्रिंट कर दें, ऊपर अपनी जो है वो टैग लगवा लेता है अपनी कंपनी का। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी आप परफॉर्म करवा रहे हैं और ले रहे हैं सर्विसेज लोगों से। तो मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस आउटसाइड सप्लायर टू प्रोवाइड प्रोडक्ट कंपोनेंट, आउटसाइड सप्लायर जो हैं वो प्रोडक्ट के कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर इट्स फाइनल असेंबली ऑपरेशन, और ये सिर्फ फाइनल असेंबली जोड़ने का काम करते हैं उनको। तो इसकी डिटेल थोड़ी पढ़ लेते हैं। ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कोर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़ एंड दैट टेम्परेरीली हायर्स आउटसाइड स्पेशलिस्ट टू वर्क ऑन अपॉर्चुनिटीज़ दैट अराइज। A network organization क्या is a small core organization that outsource major business functions, जो अपने major business functions को outsource करते हैं, बाहर से लेते हैं। A modular organization is manufacturing organization that uses outside supplier to provide product components that are then assembled into final product, जिनको assemble करके final product में बदल दिया जाता है। अब मैं आपको जैसे पहले बता रहा था जी, हम इसका कंपैरिजन पढ़ते हैं जिनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का। इन जो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन हमने डिस्कस किए, इनमें क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। टीम स्ट्रक्चर क्या है, जिसके टीम स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन में पढ़ी है, स्ट्रक्चर इन विच एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेड अप ऑफ वर्क ग्रुप और टीम्स। इसका बेनिफिट ये है, एम्प्लॉयज़ आर मोर इन्वॉल्व एंड एम्पावर्ड, एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड होते हैं, उनके पास ताकत ज़्यादा होती है क्योंकि टीम की शक्ल में उनको इख्तियारात ज़्यादा दिए जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है जी, नो क्लियर चेन ऑफ कमांड, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होती, कौन किसको जवाब दे है, कौन किसके अंडर है, ये ना होना लोगों को आज़ाद कर देता है, रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती है। प्रेशर जो टीम ऑफ परफॉर्म, टीम पर प्रेशर होता है जी वर्क परफॉर्म करने का। मैट्रिक्स प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में हमने पढ़ा जी, एक ऐसा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट असाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स हु रिटर्न टू देयर एरियाज़ व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड। जैसे ही मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, लोग वापस अपने टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जबकि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में लोगों को कॉन्टीन्यूसली प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। क्या एडवांटेज है जी, फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होते हैं ये, एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को ये बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसे जो डिज़ाइन होते हैं मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट डिज़ाइन जो है, इनको एनवायरमेंटल चेंजेस को मुकाबला करना, उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करना इनके लिए आसान होता है।
फास्टर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हैं इनके लिए फ़ैसला करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि टीम एक ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती है, जो ज़्यादा मोटिवेटेड होती है, ज़्यादा इन्वॉल्व और फोकस्ड होती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कम्प्लेक्सिटी ऑफ असाइनिंग पीपल टू द प्रोजेक्ट। अब आप कौन कौन से लोगों को किसी प्रोजेक्ट का मेंबर बनाएंगे, टीम बनाएंगे, किन को बनाएंगे, किन को रहने देंगे, ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। टास्क एंड पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसा टास्क आप ऐसे टीम मेंबर को दे देते हैं जो उसको लाइक नहीं करते, जो उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक नहीं होता। हर किसी की पर्सनैलिटी को कुछ चीज़ें सूट करती हैं, कुछ चीज़ें सूट नहीं करती, कुछ को लाइक करते हैं, कुछ को वो लाइक नहीं करते। तो मुमकिन है इसमें ये डिसएडवांटेज हो कि आपने जिस पर्सनैलिटी के लोगों को जो टास्क दिया हो वो उसमें कंफर्टेबल ना हो उसको परफॉर्म करने के हवाले से। उसके बाद जी बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, अ स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉट डिफाइंड और लिमिटेड टू द आर्टिफिशियल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड एक्सटर्नल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग वर्चुअल नेटवर्क मॉड्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाईली फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव होते हैं, ड्रॉज ऑन टैलेंट वट एवर इट्स फाउंड, इनमें टैलेंट जो है वो जहाँ से मिलता है वहाँ से हासिल कर लिया जाता है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे प्रोडक्ट का कंपोनेंट बनवा लिया जाता है और अपनी प्रोडक्ट में वो कंपोनेंट यूज़ कर लिया जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये लैक ऑफ कंट्रोल होता है, इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं, क्योंकि आप आउटसाइड सप्लायर्स की बुनियाद पे काम कर रहे होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सारे आपके मुलाजमीन होते हैं, उन पर आप ऑर्डर चला सकते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बना सकते हैं, लेकिन जब आप आउटसाइड पार्टीज़ पर रिलाई करेंगे तो आपको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ेगा। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनसे अपनी मर्ज़ी की आउटकम नहीं ले सकते, तो कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं इस तरह से। लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम इसके बारे में डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्टीन्यूसली अपने आप को बेहतर बनाती रहती है, कॉन्टीन्यूसली इसमें ट्रेनिंग लोगों की जाती है, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की जाती है, आए दिन हालात के मुताबिक वक़्त के मुताबिक चेंजेस की जाती हैं। अ स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू कॉन्टीन्यूसली अडेप्ट एंड चेंज, जो अपने आप को कॉन्टीन्यूसली अडेप्ट करते हैं, चेंज करते हैं, उसको लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जैसा देखें बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने भी पढ़ा कि हम ज़्यादातर मेजर एक्टिविटीज़ जो है ना वो आउटसाइड पार्टी से ले रहे होते हैं। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है या मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो दूसरी कंपनी से बने बनाए ख़रीद रहे होते हैं, उनको सिर्फ असम्बल करते हैं या कुछ कंपोनेंट्स उनसे ले लिए, कुछ कंपोनेंट्स खुद बना लिए और फिर फिनिश प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर ली। दिस इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। जब एक कंपनी इन हाउस कैपेसिटी ना रखती हो और वो अपनी प्रोडक्ट के लिए कुछ कंपोनेंट्स जो है वो आउटसाइड पार्टी से ख़रीदे, आउटसाइड पार्टी से तैयार करवाए, तो उसको हम कहते हैं ये आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है जी कि आप आउटसाइड पार्टी से हेल्प ले रहे हों अपनी फिनिश गुड्स बनाने के लिए। इसकी क्या प्रॉब्लम है आउटसोर्सिंग की? चूजिंग द रॉन्ग एक्टिविटीज़ टू आउटसोर्स। सम टाइम आप ऐसी चीज़ों को बाहर से ख़रीद लेते हैं जो शायद आप बनाएं, खुद तैयार करें तो ज़्यादा अच्छी बन सके, या ज़्यादा अच्छी बन सके, या आप ये समझ लें कि वो जो आउटसाइड सप्लायर आपने चूज़ किया है वो अच्छी ना बना रहा हो या महंगी बना रहा हो। अगर आप खुद बनाएं तो शायद आप सस्ती बना लें। चूज़ द रॉन्ग वेंडर, वही बात कि आपने सप्लायर सही चूज़ ना किया हो, आप जिनसे चीज़ें ख़रीद कर अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रहे हों उससे बेहतर आपको वेंडर कोई और मिल सकता हो, और वेंडर मार्केट में इससे बेहतर प्रोडक्ट पार्ट्स बना रहे हों। राइटिंग अ पुअर कॉन्ट्रैक्ट, या आपका उनके साथ जो मुआहिदा हो वो अच्छा ना हो जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़े। फेलियर टू कंसिडर पर्सनल्स इश्यूज़, पर्सनल्स का इशू होता है, फेलियर टू कंसिडर हो सकता है आप उनको डिस्कस ही ना करें, उनको डील ही ना करें। लोगों के मामलात जो हैं वो उलझ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। आपके जो सप्लायर्स के साथ होते हैं, आउटसाइड पार्टीज़ के साथ होते हैं, वो पर्सनल इशू होते हैं जो डील कर रहे होते हैं कंपनी के हवाले से दूसरी कंपनीज़ के साथ। लूजिंग कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी, देखें जब आप आउटसोर्स करेंगे ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जब तक वो आपको वो पार्ट्स प्रोवाइड नहीं करेगा आप अपनी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे। तो आपका अपने बिज़नेस के ऊपर, अपनी एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। इग्नोरिंग द हिडन कॉस्ट, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने जिनसे चीज़ें आउटसोर्स करवाई होती हैं वो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, आपको बताते कुछ हैं और जब आप उनसे कंपोनेंट ख़रीद लेते हैं तो वो उसकी कॉस्ट में कुछ इजाफी एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल उसके ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस हैं, उसकी इंस्टॉलिंग के एक्सपेंस हैं, वो बीच में ऐड कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ता है, लॉस बियर करना पड़ता है। फेलिंग टू डेवलप एन एग्जिट स्ट्रेटजी, ऐसा कोई स्ट्रेटजी जो है वो आप नहीं बना पाते कि भाई अगर आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके किसी नई कंपनी से आउटसोर्स करवाना हो, अपने पार्ट्स ख़रीदने हों कंपनी की प्रोडक्ट के, तो आपके लिए मुश्किल होता है उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना या उनके साथ जो मुआहिदा है, उनके साथ जो कमिटमेंट है उसको तोड़कर किसी और के साथ एसोसिएट होना। फेलिंग टू डेवलप एन एग्जिट स्ट्रेटजी
फॉर इधर मूविंग टू एन अदर वेंडर, किसी दूसरे वेंडर की तरफ मुंतकिल होने के लिए अगर आपको लगता है कि ये वेंडर जो है आपको क्वालिटी प्रोडक्ट या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करा, तो आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए किसी और वेंडर की तरफ। और डिसाइडिंग टू ब्रिंग द एक्टिविटी बैक इन हाउस, या अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आप ये प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, इन हाउस का मतलब है खुद बनाएंगे, रैदर दैन कि आप ख़रीदें या आप किसी दूसरे से तैयार करवाएं, तो आप नहीं कर पाते क्योंकि आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई होती आउटसोर्सिंग को ख़त्म करने की। A review of 91 outsourcing activities found that most likely reason for an outsourcing venture to fail were writing a poor contract and losing control of activity। कहता है रिसर्च के बाद ये पता चला है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है ना आउटसोर्सिंग के वो ये हैं, एक तो आपने जिनके साथ आउटसोर्सिंग की होती है उनके साथ मुआहिदा जो है ना वो अच्छा नहीं लिखा होता, मुआहिदे में शराइत जो हैं वो प्रॉपर्ली तय नहीं होती, या दूसरा नुकसान ये है कि आपका जो कंट्रोल है अपनी एक्टिविटीज़ पर वो जो है वो लूज़ हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं रहता आपका। तो ये आउटसोर्सिंग की प्रॉब्लम्स हैं जो हमने डिस्कस की। लास्ट इस चैप्टर का पॉइंट है जी, दैट इज़ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को ही ले लें अगर आप, तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में एक डिज़ाइन है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन ही समझ लेते हैं, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के हवाले से ही ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है जी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्टीन्यूसली लर्न करती है, ग्रो करती है, अपने आप को डिवेल्प करती है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ डिवेल्प द कैपेसिटी टू कॉन्टीन्यूसली लर्न, अडेप्ट एंड चेंज। अपने आप को कॉन्टीन्यूसली लर्न करना, सीखना, अडेप्ट करना, अडेप्ट का मतलब है एनवायरमेंटल चेंजेस को समझना, अडेप्ट करना, चेंज थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट बाय एम्प्लॉयज़ को कॉन्टीन्यूसली ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनमें नॉलेज जो है वो इंडोर्स किया जाता है, उनके लिए प्रॉपर जो हैं वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उनको दिए जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर कोर्सेज़ उनको करवाए जाते हैं ताकि वो कॉन्टीन्यूसली चेंजेस को अंडरस्टैंड करें, एनवायरमेंटल चेंजेस को सीखें और उसके मुताबिक अडेप्टेशन जो पॉलिसीज़ हैं, जो तरीक़ाकार है उसको अडेप्ट करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ओपन टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन होती है दैट एम्पावर्स एम्प्लॉयज़, जिसमें एम्प्लॉयज़ को इख्तियारात दिए जाते हैं। एक्सटेंसिव एंड ओपन इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो एक्सटेंसिव होती है, ओपन होती है। लीडरशिप दैट प्रोवाइड द शेयर्ड विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। लीडरशिप होती है जो लोगों के साथ आइडियाज़, लोगों के साथ जो विजन है, जो मकसद है ऑर्गेनाइजेशन बनने का, वो शेयर करती है। ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर लीडरशिप और लोगों को सपोर्ट करती है, उन्हें जुर्रत, उन्हें हौसला देती है, जिसकी वजह से वो लर्न करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़, ट्रस्ट, ओपननेस एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी। एक ऐसा कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर लोग अपने इक़दार को, अपनी रवायात को कायम करते हैं, एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, एक दूसरे से ओपन होकर एक्सप्रेस करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और लोगों में एक कम्युनिटी की, एक सोसाइटी की, एक समाज की लोगों में सेंस होती है कि कैसे मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, एक दूसरे को सीखने का मौका देना है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के फ़ीचर्स हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्टीन्यूसली लर्न करती हैं, सीखती हैं, चेंजेस लेकर आती हैं और एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को बदलती हैं। Some organizations have adapted an organization philosophy of learning organization, an organization that has developed the continuous capacity to adapt and change because all members take an active role in identifying and resolving work related issues। तो ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के फ़ीचर्स हैं जी जो हमने डिस्कस किए। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आप लास्ट स्लाइड देख रहे हैं तो ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, और ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पॉइंट्स हैं जी कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो है उसमें बाउंड्री लेस होता है, टीम्स होती हैं, एम्पावरमेंट होती है, कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, सेंस ऑफ कम्युनिटी, केयरिंग, ट्रस्ट होता है, लीडरशिप, शेयर्ड विजन और कोलैबोरेशन होता है, इन्फॉर्मेशन ओपन और टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके साथ ही मैं अपना ये लेक्चर जो है यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।